अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज हफ्सा मोहम्मद आसिफ हियर। आज स्टूडेंट्स, आज से हम अपने क्विक रिवीजन वर्कशॉप फॉर बिजनेस स्टडी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है, इसमें हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास नीड्स। नीड्स क्या होते हैं? नीड्स आर दोस थिंग्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल। इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। फॉर एग्जांपल फूड, वाटर एंड शेल्टर। वॉन्ट्स क्या होते हैं? वॉन्ट्स आर द ह्यूमन डिजायर। जितनी भी हमारी ख्वाहिशात हैं, डिजायर्स हैं, वो सब वांट के अंदर क्लासिफाई होते हैं। फॉर एग्जांपल आईफोन लेना है या कोई लग्जरी कार लेनी है, ये सब क्या है? दीज आर द ह्यूमन डिजायर्स, वो सब वांट के अंदर क्लासिफाई होंगे। देन वी हैव गुड्स। Goods are those things which are tangible in nature and services are those things which are intangible in nature। अब इनका मतलब क्या होता है? टैंजिबल वो चीजें होते हैं आप जिनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और इनटैंजिबल वो चीजें होती हैं जिनको आप देख या टच नहीं कर सकते। फिर बिजनेस करने के लिए हमें गुड्स एंड सर्विसेज कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसी को सेल करेंगे, या तो कुछ सेल करेंगे या सर्विसेज सेल करेंगे उन लोगों को जो कि उनको कंज्यूम करना चाहते हैं। अब गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हम बगैर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नहीं कर सकते। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये हमारे पास चार होते हैं। लैंड सबसे पहला है। इसके अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं दुनिया के अंदर, वेदर एग्रीकल्चर, फिशिंग, मिनरल्स वगैरह सब हो गए, ये सब लैंड के अंदर क्लासिफाई होते हैं। देन वी हैव लेबर। लेबर मींस द ह्यूमन कैपिटल। अब देखिए हमारे पास दो टाइप का लेबर होता है, एक स्किल लेबर होता है, एक अनस्किल लेबर होता है। तो स्किल लेबर अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज को यूज कर कर प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और जो अनस्किल लेबर होता है वो अपनी फिजिकल मैनुअल लेबर करके वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प कर रहा होता है। देन वी हैव कैपिटल। कैपिटल के अंदर जितनी भी मैन मेड रिसोर्सेज होंगी जो हमारे बिजनेस में यूज हो रही होंगी, वो सब कैपिटल के अंदर क्लासिफाई होंगी। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर हो गया, मशीन्स हो गई, कार्स हो गई, एंड मेनी अदर्स। फिर हमारे पास है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या है? ये उस बंदे की रिस्क टेकिंग एबिलिटी है जो बेसिकली क्या करता है? सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है, रिस्क लेता है बिजनेस करने का। इन चारों रिसोर्सेज के बगैर हम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। ये जब चारों रिसोर्सेज होंगी हमारे पास अवेलेबल, देन ओनली वी कैन प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जो वांट्स है ना हमारी, द ह्यूमन डिजायर्स, दोज आर अनलिमिटेड। एक डिजायर आपका फुलफिल होगा, कुछ टाइम बाद नया डिजायर आ जाएगा। तो वांट्स होती हैं रिकरिंग और अनलिमिटेड होती हैं। लेकिन जो रिसोर्सेज है ना, जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यूज होती हैं, ये हमारे पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। यहाँ पे क्रिएट होता है एक डिसबैलेंस। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम और द स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का क्या मतलब है? इट इज द लैक ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। क्या कह रहा है कि वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। इसकी वजह से क्या होता है? हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है टू फुलफिल द टोटल वांट्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम सारी वांट्स को फुलफिल कर सकें, इसीलिए हमें चॉइसेस करनी पड़ेंगी। वी हैव टू चूज बिटवीन के हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। और जो आपका कस्टमर है, बीइंग अ बिजनेस, जो आपका कस्टमर है वो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा डिमांड कर रहा है या कौन सी सर्विस ज्यादा डिमांड कर रहा है। तो फिर यू विल चूज अकॉर्डिंगली कि आपके लिए क्या फीजिबल है प्रोडक्ट बनाना, और आपका कस्टमर बेसिकली क्या चाह रहा है। तो यू हैव टू मेक चॉइसेस। तो व्हाट यू चूज बिकम्स योर चॉइस एंड व्हाट यू लीव। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे कि आप ये काम कर सकते हैं, उसमें से आपको एक पर्टिकुलर ऑप्शन चूज कर लेते हैं, तो वो आपकी चॉइस हो जाएगी। एंड जो बाकी सारे हम छोड़ देंगे, दैट इज अवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Opportunity cost, what do you mean by the opportunity cost? It means the next best alternative which is foregone, means जो best alternative था जो कि हमने छोड़ दिया because of the lack of resources, because of scarcity। अब यहाँ पे हमने सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स को कवर कर लिया। अब यहाँ पे हम एक बिजनेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। बिजनेस का क्या मतलब है? बिजनेस combines the FOPs, the factors of production, to produce goods and services and to sell them to customer profitably। बिजनेस क्या करता है? सबसे पहले सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है, गैदर करता है, फिर उनको एक प्रोडक्शन प्रोसेस में डालता है, उसके थ्रू वो कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। एंड देन प्रोडक्शन के बाद वो गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को सेल किए जाते हैं, and उसके थ्रू वो प्रॉफिट अर्न करता है। नेक्स्ट टर्म्स हमारे पास कुछ हैं, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। अब स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है? स्पेशलाइजेशन का मतलब है
when people in business starts to concentrate on what they are best at। देखिए हर इंसान होता है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज होती है। तो जब वो इंसान अपनी जिस चीज में उसको पता चल जाए कि यार ये काम करने में मैं अच्छा हूँ और उस चीज पे वो फोकस करना शुरू कर दे, इट मीन्स वो स्पेशलाइज्ड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा है जो दो सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता है, मैथ्स पढ़ा सकता है और अकाउंट्स पढ़ा सकता है, अब उसको पता है कि यार एज कम्पेयर टू अकाउंट्स वो मैथ्स पढ़ाने में ज्यादा अच्छा है, और वो उसी पर फोकस करना शुरू कर दे कि यार अकाउंट्स को छोड़ देता हूँ, जिसमें मैं ज्यादा अच्छा हूँ उस पर फोकस करता हूँ। तो ये बेसिकली वो क्या कर रहा है, स्पेशलाइजेशन फॉलो कर रहा है। देन स्पेशलाइजेशन के साथ ये कॉन्सेप्ट हमारा लिंक होता है विच इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि एक पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है। देखिए जब भी प्रोडक्शन होती है उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं ना। फॉर एग्जांपल हम एक देखते हैं फैक्ट्री की जिसके अंदर टी शर्ट्स बन रही हैं, तो इसके अंदर देखें डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे। पहले कपड़ा आएगा, उसकी कटिंग होगी, फिर उसको डाई करेंगे, देन प्रिंट करेंगे, देन उसको फिर शर्ट की साइज में स्टिच करेंगे, देन फिर उसको पैकिंग के लिए भेजेंगे। ओके, तो इसमें देखें बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। तो इसको हम क्या कर दें, पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को एक स्टेप में डिवाइड कर दें, टास्क में डिवाइड कर दें, और हर वर्कर वहां पे एक टास्क परफॉर्म कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल स्टिचिंग की टीम अलग हो, वो सिर्फ स्टिचिंग का काम देख रही हो, प्रिंटिंग की टीम अलग हो, वो सिर्फ प्रिंटिंग का काम देख रही हो, डाइंग की टीम अलग हो, वो सिर्फ डाइंग का काम देख रही हो। तो बेसिकली ये एक स्पेशल डिवीजन ऑफ लेबर है कि जहां पर हर बंदा एक स्पेशलाइज टास्क को, एक अलग टास्क को परफॉर्म कर रहा है जिसमें वो एक एक्सपर्टीज रखता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि जब एक डिवीजन ऑफ लेबर फॉलो करता है कोई भी बिजनेस, तो इसकी वजह से क्या होता है, रिपीटेटिव टास्क, एक बंदा एक ही काम कर रहा है बार 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 बार, तो ये काम बार बार करने की वजह से वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, उसकी एक्सपर्टीज उस काम के अंदर इंक्रीज हो जाती है। जो एक टीचर अगर 20 साल से मैथ्स पढ़ा रहा है तो वो एफिशिएंट हो जाएगा उसमें, उसको उसकी एक्सपर्टीज उसके अंदर इंक्रीज हो जाएगी। फिर जब एक्सपर्टीज बढ़ जाती है तो काम क्विक होने लगता है। जब काम क्विक होने लगता है तो वेस्टेज कम होती है और टाइम भी कम होता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, इसके साथ मसला क्या है कि जब एक ही काम बंदा रोज 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 कर रहा होगा, उसकी रूटीन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक वक्त आएगा कि वो बोर हो जाएगा, अपने काम से बेजार आ जाएगा, और जब बोर हो जाएगा तो आहिस्ता 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 उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होने लग जाएगी। और अगर हम एक बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से देखें, तो बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से क्या होगा कि बिजनेस की डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल में एक ही टीचर है जो कि मैथ्स पढ़ाता है और वो आज नहीं आया, एब्सेंट हो गया, तो फिर बच्चों को मैथ्स पढ़ाने के लिए कोई और टीचर, साइंस वाला टीचर तो मैथ्स नहीं पढ़ा सकता, या उर्दू वाला टीचर तो मैथ्स नहीं पढ़ाएगा। तो बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें तो उनकी डिपेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। अगर ये वर्कर छोड़कर चले जाए, किसी वजह से एब्सेंट हो जाए, बीमार हो जाए, या स्ट्राइक पर चले जाए, तो फिर बिजनेस के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इस सिचुएशन को ओवरकम करना। उनकी प्रोडक्शन क्या हो जाती है, रुक जाती है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है एडेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट। एडेड वैल्यू हम दो तरीके से कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस एंड बाय रिड्यूसिंग द रॉ मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, एडेड वैल्यू प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करके जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट बची है। एडेड वैल्यू का मतलब है सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट, उसमें से अभी जो फर्दर एक्सपेंसेस होते हैं वो अभी माइनस नहीं हुए। तो आप दो तरीके से एडेड वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, या तो सेलिंग प्राइस बढ़ा दें या कॉस्ट ऑफ मटेरियल को कम कर दें। लेकिन जब आप सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड है कि आपको कस्टमर को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप सेलिंग प्राइस क्यों बढ़ा रहे हैं। आप कुछ प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा ऑफर कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में आपने कोई न्यू फीचर ऐड किया है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपकी क्वालिटी इंप्रूव हुई है, अदरवाइज वो कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, वो सिंपली कंपेटिटर के प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम करते हैं, वो कैसे कम करेंगे कि चीपर सप्लायर से मटेरियल सोर्स कर लें, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हो सकता है कि जब आप सस्ता मटेरियल बाय करेंगे तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो जाए। यहाँ तक हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।